शेर खान गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था और नींवा आंखों से उस ड्राइवर को देख रहा था। ड्राइवर ने ग्लास नीचे रखने के बाद पिस्तौल भी अपने पास ही सीट पर रख दिया और जेब से रुमाल निकालकर ग्लास को दोबारा पकड़ा और चाय के हल्के हल्के घूंट भरने लगा। ग्लास के गिर्द रुमाल लपेटकर उसने दोनों हाथ से थाम रखा था। शेर खान के लिए यही एक मौका था जब उसे अपनी महारत और ट्रेनिंग के कमाल को आजमाना था। फिर एक बिजली सी चमक गई होगी। ये सब कुछ एक लम्हे में हो गया। एक ही लम्हे में शेर खान सीट पर से उठा और उसी एक लम्हे में जिस तरह भूखा चीता अपने शिकार पर झपटता है, उसी तरह वो ड्राइवर पर झपटा और दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। दोनों अपनी अपनी सीट पर नीचे गिर पड़े, मगर शेर खान ने ड्राइवर का गला न छोड़ा। उसकी गिरफ्त आहनी शिकंजे की गिरफ्त थी। ड्राइवर एक आम आदमी था। फिर उस पर अचानक हमला किया गया था और हमला भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो ने किया था। वो बेचारा कैसे बच सकता था? उसके हल्क से गरगराहट की आवाज भी न निकल सकी और तड़पने लगा। शेर खान को मालूम था कि अगर उसने अपनी गिरफ्त के शिकंजे को जरा सा भी ढीला किया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसके जिस्म की सारी ताकत उसके दोनों हाथों के मजबूत शिकंजे में आ गई थी। कोई कितनी देर तक सांस रोक सकता है? ड्राइवर का जिस्म ढीला पड़ने लगा। उसके साथ ही शेर खान ने उसकी गर्दन को जोर से 3 झटके दिए। इन झटकों ने ड्राइवर की गर्दन की हड्डी को 2 जगहों से तोड़ दिया। उसके बाद वो बेजान हो गया। बाहर से इंडियन फिल्मी गानों की आवाज उसी तरह आ रही थी। शेर खान ने गाड़ी की दूसरी तरफ वाला दरवाजा आहिस्ता से खोला और नीचे सड़क पर उतर गया। सड़क पर अंधेरा था। सड़क पर उतरते ही वो झुककर दरख्तों की तरफ दौड़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद उसे रात की तारीकी ने अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। उस वक्त भूषण और कमला सड़क की दूसरी जानिब होटल के खोखे के बाहर कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने चंद एक कचोरियां भी गर्म करवा ली थीं और मजे से कचोरियां भी खा रहे थे। उन्हें बिल्कुल खबर न हो सकी कि गाड़ी के अंदर उनके ड्राइवर की लाश पड़ी है और शेर खान फरार हो चुका है। सरकारी कार वाले ग्राहकों की वजह से होटल वाला छांट छांट कर फिल्मी गाने बजा रहा था। चाय पी चुकने के बाद भूषण ने बिल अदा किया और होटल वाले से कहा, भैया गाड़ी में से खाली ग्लास मंगवा लो। ये सुनते ही होटल का लड़का दौड़कर सिफारत खाने की बंद गाड़ी की तरफ गया और ठक ठक करके बोला, महाराज खाली ग्लास दे दो। अंदर से कोई जवाब ना आया। उस वक्त तक कमला और भूषण गाड़ी के पास आ गए थे। भूषण ने लड़के से कहा, क्या बात है? लड़के ने कहा, महाराज अंदर से कोई बोल नहीं रहा। भूषण और कमला एकदम चौंक गए। भूषण ने लपक कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि ड्राइवर दोनों सीटों के दरमियान बेजान पड़ा था और पाकिस्तानी जासूस गायब था। उसने घबरा कर कमला से कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वो फरार हो गया है। कमला ने जल्दी से अगली सीट पर अपने आप को गिरा दिया। भूषण ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर आगे की तरफ निकल गया। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। सड़क पर दोनों जानिब खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन थे। ये जीटी रोड थी। कुछ दूर जाने के बाद भूषण ने गाड़ी को ब्रेक लगाई, फिर तेजी से उसे वापस मोड़ा और गुस्से में बोला, ये सब कैसे हो गया? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कमला ने कहा, वो यहीं कहीं खेतों में ही होगा। हमें गाड़ी छोड़कर खेतों में उसे तलाश करना चाहिए। भूषण गाड़ी को सड़क के किनारे ले आया, ब्रेक लगाई, दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाला और कमला से कहा, ड्राइवर का पिस्तौल सीट पर पड़ा है, उसे फौरन उठा लो। कमला ने लपक कर पिछली सीट के नीचे गिरा हुआ ड्राइवर की लाश के पास पड़ा पिस्तौल उठा लिया। दोनों अंधेरे में खेतों में घुस गए। दूर दूर तक अंधेरे में खेत ही खेत थे। भूषण तेज दौड़ रहा था। कमला भी उसके पीछे 2 खेतों के दरमियान मुंडेर पर चल रही थी। ये सब्जियों तरकारियों के खेत थे जिनके पौधे जमीन से बमुश्किल 1-2 फुट ऊंचे थे। तारों की रोशनी में खेत दूर तक खाली खाली थे। दूसरी खेत की मुंडेर पर पहुंचकर वो रुक गए। भूषण ने कहा, वो कहाँ जा सकता है? कमला ने कहा, वो 5-6 मिनट पहले ड्राइवर को कत्ल करके निकला होगा। इतनी देर में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जरूर यहीं किसी खेत में छुपा हुआ होगा और उसके पास असलहा नहीं है। हम आसानी से उसे जख्मी करके काबू कर सकते हैं। भूषण सख्त परेशानी के आलम में था। शेर खान को हर हालत में पकड़ना जरूरी था, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों दीवानावार सब्जियों के खेतों में इधर उधर दौड़ने लगे। जब शेर खान का कोई सुराग न मिला तो भूषण ने हांफते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी की तरफ चलो, हम और पीछे जाकर उसे तलाश करते हैं। हो सकता है वो अमृतसर की तरफ भाग गया हो। दोनों फौरन उस तरफ को दौड़े जहां सड़क पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी। अभी वो खेतों में ही थे कि उन्हें गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई। भूषण ने चीख कर कहा, वो हमारी गाड़ी लेकर फरार हो रहा है, और भूषण ने सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन इसी दौरान शेर खान गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल चुका था। कमला और भूषण सड़क पर खड़े अपनी गाड़ी की दूर होती सुर्ख बत्ती को शदीद गुस्से और मायूसी की हालत में देख रहे थे। शेर खान उनके हाथ से निकल गया था। कमला ने कहा, वो हमारे सिफारत खाने की गाड़ी में है, हमें फौरन किसी जगह से जालिंदर पुलिस स्टेशन फोन करना चाहिए। भूषण ने सर हिलाते हुए कहा, यहाँ फोन कहाँ से करेंगे? कमला बोली, करतारपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पुलिस की चौकी है। हमें किसी ट्रक वगैरह से लिफ्ट लेकर करतारपुर पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। भूषण ने इंतहाई मायूसी के साथ कहा, अब यही हो सकता है। और वो सड़क के किनारे खड़े होकर पीछे की तरफ देखने लगे, मगर पीछे भी सड़क दूर दूर तक खाली पड़ी थी।
किसी ट्रक वगैरह की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ शेर खान भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी लेकर सड़क पर बहुत दूर निकल चुका था। वो इतना अहमक नहीं था कि उसे ये मालूम न होता कि वो भारत के सिफारत खाने की गाड़ी में जा रहा है। वो किसी भी जगह सड़क पर चेकिंग के दौरान बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। अगरचे उसने ड्राइवर की लाश खेतों में फेंक दी थी और गाड़ी के बोनट पर लगा भारत का परचम उतार दिया था, उसके बावजूद गाड़ी की प्लेट भारतीय सिफारत खाने की थी और शेर खान के पास कोई लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड नहीं था। वो सिर्फ भूषण और कमला की पहुंच से ज्यादा दूर निकलकर किसी ऐसी जगह पहुंचकर गाड़ी को छोड़ देना चाहता था जहां से वो उस इलाके से किसी दूसरी जानिब को ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके। इतना उसे अंदाजा हो गया था कि वो भारत की सरजमीन पर बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और पीछे जो शहर आया था और जहां से उसे गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन की आवाज आई थी वो अमृतसर शहर ही था। उसके बाद बड़ा शहर जालिंधर था। शेर खान भूल कर भी सिफारत खाने की गाड़ी को जालिंधर ले जाने की गलती नहीं कर सकता था। गाड़ी खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से जा रही थी। सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई। वहां फाटक नहीं था। पीछे से रेलगाड़ी के इंजन की रोशनी आ रही थी। शेर खान ने रेलवे क्रॉसिंग के करीब आकर गाड़ी खड़ी कर दी और उसकी बत्तियां बुझा दी। ट्रेन गुजरने लगी। ये कोई मुसाफिर ट्रेन थी। डिब्बों में रोशनी हो रही थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत हल्की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आगे जाकर खड़ी हो जाएगी। जब ट्रेन गुजर गई तो शेर खान गाड़ी की बत्तियां रोशन किए बगैर उसे रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ ले आया। उसने देखा कि ट्रेन वाकई आगे जाकर खड़ी हो गई थी। अचानक शेर खान के जहन में एक ख्याल आ गया। रेलवे लाइन की दोनों जानिब कच्चा रास्ता था। शेर खान गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले आया। रेलगाड़ी का इंजन बार बार विसल दे रहा था। आगे किसी स्टेशन का सिग्नल डाउन नहीं था। शेर खान ने गाड़ी खड़ी कर दी। दूर कुछ फासले पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ रही थी। शेर खान ने गाड़ी में से उतरने से पहले उसके डैशबोर्ड को खोल कर देखा तो अंदर एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफे को खोला। अंधेरे में उसे करेंसी नोट नजर आए। उसने जल्दी से लिफाफा जेब में रखा और गाड़ी से निकलकर तेज तेज कदमों से ट्रेन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे की सुर्ख बत्ती रोशन थी। उसने देखा कि आखिरी डिब्बे में से एक आदमी नीचे उतरा। उसके हाथ में लालटेन थी। ये ट्रेन का गार्ड था। शेर खान ट्रेन की दूसरी तरफ हो गया और एक डिब्बे के पायदान पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। रात काफी गुजर चुकी थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। शेर खान दरवाजा बंद करके वहीं बैठ गया। इतने में सिग्नल डाउन हो गया था। इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने 2 बार सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी। शेर खान का ख्याल था कि आगे जो स्टेशन है ट्रेन वहां रुकेगी, मगर ये कोई छोटा स्टेशन था। ट्रेन उसे छोड़ती हुई गुजर गई। उसके बाद ट्रेन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई और फिर वो पूरी रफ्तार से जा रही थी। शेर खान ने डिब्बे के मुसाफिरों का गौर से जायजा लिया। एक मुसाफिर को छोड़कर सभी मुसाफिर सो रहे थे। ये मुसाफिर कोने वाली सीट पर बैठा था और ऊँग रहा था। थोड़ी देर ऊँगता और फिर आंखें खोलकर देखने लगता। शेर खान लेटरिन में घुस गया। उसने जेब से वो लिफाफा निकाल कर देखा जो उसने भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी के डैशबोर्ड से निकाला था। उसमें काफी करेंसी नोट थे। शेर खान ने नोट गिने। ये कुल 1700 रुपए के नोट थे। शेर खान ने उन्हें एक पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। उसे इन रुपयों की जरूरत पड़ सकती थी। उसे वापस कश्मीर के महाज पर पहुंचना था और पंजाब का वो इलाका खास तौर पर उसके लिए खतरनाक बन चुका था। वो अमृतसर और जालिंधर के दरमियान किसी जगह से सिफारत खाने के ड्राइवर को हलाक करके फरार हुआ था। इस भेद के खुल जाने के बाद ये सारा इलाका पुलिस और खुफिया पुलिस की सरगर्मियों का मरकज बनने वाला था। कश्मीर जाने के लिए उसे जालिंधर उतरकर जम्मू के लिए कोई ट्रेन या लारी पकड़ने की जरूरत थी। उसने सोचा कि क्यों ना ये काम सुबह होने से पहले कर दिया जाए। भूषण और कमला अभी रास्ते में ही होंगे और उन्होंने पुलिस को खबर नहीं की होगी। फिर उसे ख्याल आया कि वो लोग किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे के बाद जालिंधर पहुंचकर पुलिस को इत्तला कर सकते थे। शेर खान लेटरिन से निकलकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। रात ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी फैलने वाली थी। ट्रेन की स्पीड हल्की होने लगी। शेर खान ने खिड़की में से झांक कर बाहर देखा। किसी शहर की रोशनियां करीब आ रही थी। ये कोई बड़ा शहर लग रहा था। जालिंधर ही हो सकता था। ट्रेन जहां रुकने वाली थी। शेर खान ने सोचा कि अगर भूषण और कमला किसी जगह से जालिंधर पुलिस को उसके फरार के बारे में टेलीफोन पर इत्तला देने में कामयाब हो गए हैं तो स्टेशन पर पुलिस उसकी तलाश में जरूर मौजूद होगी। उसने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। पहले उसने सोचा कि जैसे ही ट्रेन की रफ्तार ज्यादा हल्की हो वो ट्रेन से छलांग लगा दे और स्टेशन आने से पहले ही किसी तरफ को निकल जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ट्रेन स्टेशन के रेलवे यार्ड में दाखिल हो गई और कांटे बदल बदल कर पटरियों पर से गुजरने लगी। यहाँ ट्रेन से उतरना खतरनाक साबित हो सकता था। देखते देखते ट्रेन स्टेशन में दाखिल होकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई।
शेर खान वहीं डिब्बे के फर्श पर लेट गया जैसे सो रहा हो। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों वगैरह की आवाज सुनाई देने लगी। इतने में किसी ने ऊंची आवाज से कहा, सारे डिब्बों की तलाशी लो, वो इसी ट्रेन में होगा। शेर खान ने अपने आप से कहा, शेर खान तुमसे गलती हो गई, तुम्हें इस ट्रेन पर सवार नहीं होना चाहिए था। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा, डिब्बे में कुछ मुसाफिर दाखिल हो गए थे और कुली की मदद से अपना सामान रखवा रहे थे। उसने खिड़की में से बाहर देखा। उसके दिल की धड़कन जरा सी देर के लिए तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर 10-15 पुलिस के सिख सिपाही मौजूद थे। 2 सिपाही एक डिब्बे में तलाशी लेने के लिए दाखिल हो रहे थे। शेर खान ने डिब्बे के दूसरी तरफ उतरने का सोचा। दूसरी तरफ के दरवाजे में से बाहर देखा तो उस तरफ भी पुलिस की पूरी गार्ड रेलवे ट्रैक के साथ साथ खड़ी थी। शेर खान ने दिल में कहा, अफसोस, अब किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ से बचकर निकल सकूंगा। अब वो सिर्फ एक मुजाहिद कमांडो ही नहीं बल्कि पुलिस की निगाहों में एक कातिल भी था। शेर खान वहीं लैट्रीन के बाहर डिब्बे के दरवाजे के पास बैठा रहा। इतने में 2 पुलिस के सिपाही उसके डिब्बे में दाखिल भी हो गए। शेर खान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, अब वो फरार नहीं हो सकता था। फरार होना फजूल था। पुलिस मुसल्लह थी। दोनों सिपाही जो डिब्बे में आए थे मुसल्लह थे। वो एक एक मुसाफिर को उठाकर उसको गौर से देखते और कुछ पूछ रहे थे। शेर खान ने अधखुली आंखों से देखा कि एक सिपाही के हाथ में कोई फोटो थी और वो मुसाफिरों को फोटो भी दिखा रहे थे। शेर खान समझ गया कि ये फोटो उसी की थी। खुदा जाने भूषण और उसके साथियों ने कब और कैसे उसकी फोटो उतार ली। उन्हें ऐसा करना ही था। उनके पास अपनी पार्टी के हर दहशतगर्द की तस्वीरें मौजूद थीं। सिपाही शेर खान के पास आ गए। शेर खान फर्श पर डिब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाए बैठा ऊँग रहा था, बल्कि ये जाहिर कर रहा था कि वो ऊँग रहा है। एक सिपाही ने उसे हिलाकर कहा, कौन हो तुम? शेर खान ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं धूमचंद हूँ, दिल्ली में चाय की दुकान करता हूँ। शेर खान ने ये यूं ही कह दिया था। उसे मालूम था कि सिपाहियों के पास उसकी फोटो मौजूद है और वो अभी उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लेंगे। सिपाही ने शेर खान को गौर से देखा और फिर हाथ में पकड़ी हुई छोटी फोटो को देखा और अपने साथी से कहा, ये भी नहीं है, आगे चलो। और वो दूसरे मुसाफिरों को जगाकर उसके चेहरों को गौर से देखने लगा। ये एक करामत हो गई थी। शेर खान को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस किसी दूसरे मफरूर की तलाश में थी और सिपाही के हाथ में उस मफरूर मुजरिम की फोटो थी। वो फोटो शेर खान की नहीं थी। शेर खान की जान में जान आ गई, लेकिन खतरा पूरी तरह से उसके सर से टला नहीं था। वो भी एक मफरूर जासूसी कातिल था और 20-30 मील पीछे जीटी रोड पर एक आदमी का खून करके फरार हुआ था। भूषण और कमला कोई अनाड़ी नहीं थे। उस वक्त तक उन्होंने किसी न किसी जरिए से जालिंदर पुलिस को उसके बारे में जरूर खबर कर दी होगी और कोई ताज्जुब नहीं था कि थोड़ी देर बाद पुलिस शेर खान को भी तलाश करती स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी चलने का नाम ही नहीं लेती थी। शायद उसे पुलिस ने खास तौर पर रुकवा रखा था ताकि सारे डिब्बों की तलाशी ली जा सके। जब दोनों सिपाही डिब्बे में से उतर गए तो शेर खान ने खिड़की में से सर निकाल कर बाहर देखा। पुलिस अभी तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और पूरे जोर शोर से ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ली जा रही थी। शेर खान को ख्याल आया कि वो यहाँ डिब्बे की पिछली तरफ से निकल जाए, मगर एक तो अब सुबह की सफेदी फैल रही थी और ट्रेन की दूसरी जानिब भी पुलिस मौजूद थी। वो पकड़ा जा सकता था। इतनी देर में इंजन ने सीटी बजाई और ट्रेन एक धचके के साथ आगे को चल पड़ी। जालिंदर से चलकर ट्रेन लुधियाने के स्टेशन पर रुकी तो शेर खान ने सोचा कि यहाँ उतरकर जम्मू की लारी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब दिन निकल चुका था। उसने दरवाजे में से बाहर देखा, यहाँ भी पुलिस की मुसल्लह गार्ड मौजूद थी। मिलिट्री पुलिस के 3-4 जवान भी नजर आ रहे थे। शेर खान जल्दी से पीछे हटकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ नए मुसाफिर डिब्बे में दाखिल हो रहे थे। डिब्बे के पहले वाले मुसाफिर जाग चुके थे। उनमें से एक ने आने वाले एक मुसाफिर से पूछा, सरदार जी क्या बात है, यहाँ भी पुलिस क्यों आई हुई है? सिख सरदार ने अपना थैला ऊपर वाली बर्थ पर रखते हुए कहा, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भागा है, पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही है। शेर खान वहीं चुप होकर बैठा रहा। अब पुलिस उसकी तलाश में हरकत में आ चुकी थी। उन्हें भूषण और कमला का पैगाम मिल चुका था। अब शेर खान का डिब्बे से बाहर निकलना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। ये बड़ी गनीमत हुई कि पुलिस ने डिब्बों की तलाशी नहीं ली थी, वरना उसका पकड़ा जाना यकीनी था। उसकी जेब में सिफारत खाने की स्टेशनरी का वो लिफाफा मौजूद था जिसमें करेंसी नोट थे। वो जहाँ बैठा था वहीं दुबक कर बैठा रहा। आखिर ट्रेन वहां से भी चल पड़ी। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से गुजरती रही, शेर खान सर झुकाए बैठा रहा। जब प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई तो उसने दरवाजे की खिड़की में से बाहर देखा। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। वो वहां उतर नहीं सकता था। अब उसे अगले स्टेशन का इंतजार करना था। अगला स्टेशन बड़ा स्टेशन अंबाला ही हो सकता था। शेर खान ने फैसला कर लिया कि वो अंबाले उतर जाएगा और वहां से जम्मू की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब अंबाले के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शेर खान ने प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। यहाँ हालात मामूल के मुताबिक थे। कोई पुलिस कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा था। शेर खान खामोशी से डिब्बे में से उतर गया। अब स्टेशन से बाहर निकलने का मरहला दरपेश था, क्योंकि शेर खान के पास कोई टिकट नहीं था।
उसने वही किया जो इससे पहले वो 2 बार कर चुका था, यानी जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता था और स्टेशन के नाम का बोर्ड लगा होता था, वहां से ढलान उतरकर रेलवे यार्ड में दाखिल हो गया। वो बज़ाहिर यूं इत्मीनान से चल रहा था जैसे रेलवे स्टाफ का कोई आदमी हो। रेलवे यार्ड में लाइनों का जाल बिछा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया। वो किसी वक्त नजरें उठाकर इर्द गिर्द का जायजा भी लेता था। अभी तक वो महफूज ही था और कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। रेलवे यार्ड खत्म हो गया और अब उसके सामने सिर्फ 2 रेलवे ट्रैक थे, एक आने वाली गाड़ियों के लिए और एक जाने वाली गाड़ियों के लिए। ये रेलवे लाइन दिल्ली तक जाती थी, मगर शेर खान को दिल्ली नहीं जाना था। उसकी मंजिल कश्मीर थी। जब रेलवे लाइन की दोनों जानिब खेत खत्म हो गए तो शेर खान रेलवे ट्रैक से उतरकर खेतों में आ गया। खेत खत्म हुए तो एक कॉलोनी के मकान दिखाई दिए। शेर खान को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। ये सोचकर वो अंबाला शहर की उस छोटी सी कॉलोनी की तरफ बढ़ा जहां चाय का एक होटल था। शेर खान ने होटल के गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों को ठीक किया और एक तरफ बैठकर नाश्ता करने लगा। उसने अच्छी तरह से नाश्ता किया, फिर चाय मंगवा कर पी। उसके करीब ही एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा चाय पी रहा था। शेर खान ने उसे पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ से मेरठ को लारी कौन से अड्डे से जाती है? अंबाले के आगे मेरठ का शहर आता है, लेकिन शेर खान को मेरठ नहीं जाना था। उस आदमी ने कहा, यहाँ से मेरठ की तरफ भी लारियां जाती हैं और लुधियाने की तरफ भी जाती हैं, मगर बेहतर है कि तुम ट्रेन से मेरठ जाओ, लारी का सफर बड़ा लंबा है। शेर खान यही मालूम करना चाहता था कि वहां से निकोदर लुधियाने की तरफ लारियां जाती हैं या नहीं, क्योंकि जम्मू जाने का यही रूट था। शेर खान ने बातों ही बातों में उस शरीफ आदमी से पूछा कि निकोदर लुधियाने का लारी अड्डा कहाँ है। उधेड़ उम्र आदमी ने उसे लारी अड्डे का पूरा महले वकू बताया। शेर खान बोला, असल में मुझे मेरठ ही जाना है, लुधियाना निकोदर का तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। शेर खान ने होटल के बाथरूम में जाने के बाद पहला काम ये किया कि सिफारत खाने के लिफाफे में से करेंसी नोट निकाल कर जेब में रखे और लिफाफे के पुर्जे पुर्जे करके फ्लश कर दिए। लिफाफे पर छपा हुआ भारतीय सिफारत खाने का नाम उसे गिरफ्तार करवा सकता था। कुछ देर होटल में बैठने और हालात का जायजा लेने के बाद शेर खान चाय का बिल अदा करके होटल से निकलकर उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ निकोदर लुधियाने जाने वाली लारियों का अड्डा था और जिसके बारे में उधेड़ उम्र आदमी ने उसे बताया था। लारी अड्डे पर जाकर मालूम हुआ कि वहां से जम्मू कश्मीर की तरफ कोई लारी सीधी नहीं जाती, पहले लुधियाने जाना पड़ेगा, फिर वहां से जम्मू कठुआ वाली लारी पकड़नी होगी। शेर खान लुधियाने जाने वाली लारी के चलने का इंतजार करने लगा। वो एक तरफ होकर बैठा था। मुसाफिरों का काफी रश था। इतने में लुधियाने जाने वाली लारी आ गई। ड्राइवर ने बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि लुधियाने की तरफ कोई लारी नहीं जाएगी। मुसाफिर परेशान होकर मैनेजर के कमरे की तरफ सूरत हाल मालूम करने के लिए दौड़े। शेर खान अपनी जगह बैठा रहा। उसके पास एक नौजवान सिख मुसाफिर बैठा था। वो भी हालात मालूम करने मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया। जब वापस आया तो शेर खान ने उससे पूछा, सरदार जी क्या बात हुई है? नौजवान सिख ने कहा, कहते हैं पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में लिया हुआ है, कोई पाकिस्तानी जासूस इस इलाके में छुपा हुआ है, पुलिस उसकी तलाश में है और हर लारी को जीटी रोड पर 1-1 घंटा खड़ा करके तलाशी ले रहे हैं। शेर खान के लिए ये खतरे का सिग्नल था। इसका मतलब था कि वो खतरे में घिर चुका है। वो वहां से निकलने की तरकीबें सोचने लगा। शेर खान ने सिख नौजवान से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे लुधियाने वाली रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए। सिख नौजवान बोला, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद है, कहते हैं वहां भी हर ट्रेन की कई घंटे तक चेकिंग होती है। अजीब बकबक है। शेर खान खामोश रहा। सिख नौजवान कहने लगा, ये सब पुलिस ड्रामा कर रही है। कश्मीरी मुजाहिद अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और यहाँ की पुलिस उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहकर पकड़ धकड़ करती है। आपको लुधियाने जाना है क्या? जी सरदार जी। सिख नौजवान बोला, मुझे भी लुधियाने जाना है, मगर मैंने तो इरादा बदल लिया है और मैं कल जाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं। अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम करें। शेर खान ने पूछा, क्या? सिख नौजवान बोला, यहाँ से कुछ फासले पर रानी की बावली है, वहाँ रानी का मंदिर भी है। मंदिर के करीब से एक रास्ता आगे एक वीरान जंगल में से होकर आगे जीटी रोड की तरफ निकल जाता है। वहाँ से आपको सरहंद की तरफ से आने वाली कोई न कोई लारी मिल जाएगी। शेर खान ने कहा, क्या पुलिस उसे चेकिंग के लिए नहीं रोकेगी? नौजवान बोला, वहाँ से लुधियाने की तरफ लारी कले की परेड वाले मैदान के ऊपर से होकर दूसरे रास्ते से गुजरती है। वो जीटी रोड पर नहीं आती और चेकिंग की बकबक तो सिर्फ जीटी रोड पर है। शेर खान को ये तजवीज पसंद आई। इस तरह कम से कम वो पुलिस के घेरे से निकल जाएगा। उसने सिख नौजवान से सारे रास्ते के बारे में पूरी तरह से मालूम कर लिया और थोड़ी देर के बाद मौका पाकर लारी अड्डे के अकब से निकलकर रानी की बावली की तरफ चल पड़ा। ये अंबाले शहर का शुमाल मगरबी इलाका था। उस तरफ अभी आबादी इतनी नहीं फैली थी। काफी जगह वीरान पड़ी थी। खेत भी कम थे। कीकर और नीम के दरख्त बहुत थे। उधर ज्यादा लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। जहाँ शेर खान अपने आप को महफूज समझ रहा था, दूर से उसे एक मंदिर नजर आया। ये रानी का मंदिर था। उसके करीब ही पहले रानी की बावली आई। शेर खान मंदिर के करीब आने की बजाय दूर ही से आगे गुजर गया। अब वीरान जंगल शुरू हो गया था, जिसके मुतालिक सिख नौजवान ने बताया था कि जहाँ जंगल खत्म होगा वहाँ एक छोटी सड़क आ जाएगी। उस सड़क पर से लुधियाने की तरफ जाने वाली सरहिंद ट्रांसपोर्ट सर्विस की कोई ना कोई लारी मिल जाएगी।
یہ جنگل ویسا تو نہیں تھا جیسے جنگل شیر خان نے وسطی بھارت میں دیکھے تھے۔ یہ ایک اجاڑ ویران سا جنگل تھا جہاں کیکر اور نیم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ زمین بھوری اور خشک تھی، گھاس کہیں کہیں سے نظر آ رہی تھی۔ ایک فاختہ کسی درخت پر بول رہی تھی، اس کی آواز میں بڑی اداسی تھی۔ ایک عجیب وحشت خیز خاموشی اس ویران جنگل میں چھائی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ یہاں یا تو کوئی خون ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ سوائے فاختہ کی اداس آواز کے کوئی پرندہ کسی درخت پر نہیں بول رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا خشک نالہ آ گیا۔ لگتا تھا کہ اس نالے نے کئی سالوں سے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔ عجیب ماتمی سی فضا والا اجاڑ علاقہ تھا۔ دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ جنگل ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ درخت زیادہ گنجان اور گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ شیر خان کو شک پڑ گیا کہ وہ ضرور راستہ بھول گیا ہے اور بھٹک گیا ہے۔ اب خدا جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کہیں جی ٹی روڈ پر نہ نکل آئے جہاں پولیس گشت کر رہی تھی۔ ایک جگہ شیر خان رک گیا۔ اس نے جنگل کا جائزہ لیا۔ کوئی باقاعدہ راستہ وہاں نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ ادھر سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ خشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، اوپر درخت جھکے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ آخر شیر خان اس طرف چلنے لگا جس طرف اس کا رخ تھا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک کچی کوٹھری نظر آئی جس پر جنگلی بیری کے ایک گھنے درخت نے سایہ کر رکھا تھا۔ درخت کی شاخیں زرد اور سبز بیروں سے لدی ہوئی تھیں۔ شیر خان کوٹھری کے قریب سے گزرا تو اسے ایک عورت کی آواز آئی۔ آواز کوٹھری کے اندر سے آ رہی تھی۔ آواز عورت کی سسکیاں بھرنے کی تھی۔ شیر خان دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ عورت کون ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔